हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेवन एकेडमी। मैं हेवन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और मैं आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूं फ्रेंड्स। एक बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने आ चुकी है, जो राजस्थान की पशु परिचर की सीधी भर्ती होगी। आरएमएसयूसी बोर्ड ने इसका विज्ञापन जारी कर दिया है और विज्ञापन जारी आज ही नोटिस आया है फ्रेंड्स, जिसकी दिनांक 6/10/2023 दी हुई है, जिसका नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है। और ये बहुत बड़ी विज्ञप्ति है और बहुत बड़ी वैकेंसी है फ्रेंड्स, जिसमें लगभग 6000 पोस्ट दी हुई है, जिसमें पशु परिचर की है। नॉन टीएसपी में 5281 पोस्ट है और टीएसपी क्षेत्र में 653 पोस्ट हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह इनका वर्गीकरण क्या हुआ है फ्रेंड्स। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी है ये आपके लिए। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। भले से ये चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है, 4th क्लास की है, मगर इससे उदास होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमें नौकरी मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत बड़ी भर्ती है, सीधी भर्ती होगी। सीईटी वगैरह की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बिना सीईटी के एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको सीधा एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके सिलेबस दिया हुआ है नीचे। वो मैं आपके आगे विस्तृत वर्णन कर दूंगा इसका कि क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये विज्ञप्ति जारी हुई है 6 अक्टूबर 2023 को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आप देख लीजिए वैकेंसी, इसका वर्गीकरण भी बताया हुआ है। वर्गीकरण किस तरह से है, नॉन टीएसपी क्षेत्र में और टीएसपी क्षेत्र में। नॉन टीएसपी में 5281 पोस्ट है और टीएसपी क्षेत्र में है 653 पोस्ट है। और टोटल वैकेंसी कितनी है फ्रेंड्स, 5934। ये बहुत बड़ी भर्ती है। और चुनाव के माहौल में आपने देख लिया है कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले ये घोषणा कर दी है गवर्नमेंट ने कि भाई इस भर्ती का विज्ञापन जारी करके भाई ये भर्ती होनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और भी भर्ती आने को है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूती और धार देते रहिए, जिससे अपना एग्ज़ाम आगे फाइट हो सके और हम अपने भविष्य में अच्छा कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत बड़ी वैकेंसी है। यह 6 अक्टूबर 2023 को जारी की है, यानी कि आज ही इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है। इसका किस तरह से फॉर्म फिल होगा, क्या क्या प्रोसेस होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में आपको पूरा विवरण दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, विस्तृत जानकारी दूंगा। आप अपनी वीडियो में बने रहिए और फ्रेंड्स अपनी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की जानकारी लेने के लिए, नई विज्ञप्ति जो भी आती है, इसके सबसे पहले मैं आपको नोटिस या वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तैयारी के लिए मैं हाल ही में राजस्थान के करंट जीके की वीडियो लेकर हाजिर हो रहा हूँ फ्रेंड्स। वो वीडियो अपनी कंटिन्यू रहेगी, डेली क्वेश्चंस दूंगा उसके और उसका सॉल्यूशन कराऊंगा फ्रेंड्स। और राजस्थान की करंट आपको लगभग अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो जिनमें से 10 में से 10 ही मिलने के चांस रहेंगे। तो अपनी कंटिन्यू देखिएगा और इसको भी आप फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए, जिससे मैं आपको पूरी जानकारी दे पाऊँ। फ्रेंड्स ये वीडियो है राजस्थान में जो पशु परिचर की विज्ञप्ति जारी हुई है उसके लिए है। इसमें लगभग 6000 पोस्टें दी हुई है। इसमें एसएसओ से अपना अप्लाई कर सकते हैं आप, लॉगिन करके वहाँ से। ठीक है, इसमें आरक्षण की व्यवस्था भी है कि रिजर्व दिव्यांगजनों के लिए, SC ST OBC EWS सभी के लिए आरक्षण की एज ए रूल व्यवस्था की हुई है। जिस तरह से रूल्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आरक्षण मिलेगा। ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा फ्रेंड्स, ये ध्यान रख लीजिएगा। वर्टिकल नहीं मिलेगा, हॉरिजॉन्टल मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, या इसको सबमिट करने की व्यवस्था बताई हुई है। किस तरह से इसको सबमिट करेंगे हम फॉर्म को, SSO ID पर जाकर अप्लाई करेंगे, वहाँ से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिन्होंने पहले कर लिया है उनको अब करने की ज़रूरत नहीं है, मगर जिन्होंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR नहीं किया है वो यहाँ से SSO ID पर जाकर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमारा ये प्रिंट निकलेगा, उसे अपने पास सुरक्षित रख लेंगे फ्रेंड्स। इसमें लिखा ये देख लीजिए, एप्लीकेशन ID होगी वो यहीं से, आवेदक क्रमांक होंगे वो एप्लीकेशन ID होगी। ठीक है,
आगे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता दूंगा, जो भी आपके लिए उपयोगी नोटिस होगा वो मैं आपको ठीक से पढ़कर और विस्तृत जानकारी दे दूंगा डिटेल से। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। वो कहाँ से करना रहेगा? ई मित्र कियोस्क के भी कर सकते हैं या आपने अपनी एसएसओ आईडी से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपकी फ़ीस कितनी लगेगी? इसमें सामान्य वर्ग यानी कि जनरल और क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आवेदक है उनके लिए 600 रुपये रहेंगे। कितने रहेंगे फ्रेंड्स? 600 रुपये फीस रहेगी। और राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए और दिव्यांगजनों के लिए इनकी फीस रहेगी 400 रुपये रहेगी। दोनों के लिए 400 और जनरल और क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये फीस रहेगी। यहाँ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम, उसके बाद कोई फीस नहीं लगेगा। पहले से ये प्रोसेस चालू हो चुका है। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया उन्हें अब करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे जहाँ से फॉर्म अप्लाई होगा। इसमें आरक्षण के लिए दिया हुआ है किस तरह से आरक्षण मिलेगा और किस तरह से डिवाइड किया हुआ है टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र को। जैसे यहाँ सामान्य पुरुष के लिए दी हुई है 1334 पोस्टें हैं, सामान्य महिला है उनके लिए 381 है, 152 विधवा और परित्यक्ता के लिए 38 पोस्टें दी हुई है। ऐसे ही एसटी के लिए दी हुई है। यहाँ पे ऐसे ही एससी के लिए दी हुई है 586 पोस्टें दी हुई हैं पुरुष के लिए। सामान्य महिलाएं उनके लिए दी हुई है 168 और विधवा के लिए 67 और 16 परित्यक्ता के लिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के अंदर वर्गीकरण क्या हुआ है आप देख लीजिएगा ठीक से। और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी ऐसे ही वर्गीकरण क्या हुआ है, अति पिछड़ा वर्ग में भी ऐसे ही, और ईडब्ल्यूएस क्षेत्र वर्ग के जो भी है व्यक्ति कैंडिडेट है उनके लिए भी इसी प्रकार के लिए इसी प्रकार के हिसाब से वर्गीकरण क्या हुआ है, इसी प्रकार वर्गीकरण क्या हुआ है। और 12 क्षेत्र के लिए भी इसी प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आरक्षण देख लीजिए हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ आरक्षण की व्यवस्था की हुई है, ये देख लीजिए, है ना। और यहाँ पे विशेष योग्यजनों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। और इस तरह से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ से पोस्टों का वर्गीकरण क्या हुआ है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी इस तरह से क्या हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, टीएसपी क्षेत्र के लिए आगे चलते हैं। आगे चलने पे आप देखेंगे विशेष सूचना है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये ठीक से देख लीजिए आप। ठीक है, कैसे दिया जाएगा? नियमानुसार जो भी एज ए रूल आपको पहले लाभ मिल रहा था वही लाभ इस प्रकार से यहाँ पे मिलेगा आपको। इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, वो देख लेंगे। इसमें अगला नोट देख लीजिए आप, नोट नंबर 2। उसमें क्या बताया हुआ है, इसमें क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर के बारे में और बताया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। 17/1/2013 के अनुसार किसी विशेष वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिनांक 28/7/2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा और 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणित की रिक्तियां सामान्य श्रेणी के अनुसार भरी जाएगी। समझ गए होंगे आप किस तरह से बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि SC ST के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए या अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो रिक्तियां रह जाती है वो 3 साल तक तो ऐसे रोक लिया जाएगा ना, जिसको बोलते हैं बैकलॉग रख लिया जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी ये भर्ती नहीं मतलब कि वैकेंसियाँ नहीं भरी जाती तो उसके बाद 3 वर्ष के बाद सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ये भरी जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए आप, स्पष्टीकरण दिया हुआ है, इसमें कोई खास नहीं है। आधार जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। हाँ, ये और देख लीजिए, पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये पढ़ लेते एक बार स्पष्टीकरण
क्या है, इसमें दिया हुआ है नोट नंबर 4 है ये नोट नंबर, और इसमें स्पष्टीकरण किसी वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर, समझ रहे हो आप कि पात्र है और उपयुक्त महिला है, उसके आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस दशा में नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। यानी कि महिला नहीं होने पर पुरुष से भरा जाएगा। उस वो रिक्त जो पोस्ट होगी उसको, जो पद रिक्त रह जाएगा उसको किससे भरा जाएगा, पुरुष से भरा जाएगा। और विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसके नाम पर करना होगा, अपने पिता के नाम पर। ठीक है, कैसे करना होगा, विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ठीक से देख लीजिए क्या करना रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ठीक से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस तरह से कई बार गलती होती है और हमारी वैकेंसी हाथ से निकल जाती है। वो ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें क्या बताया गया है कि किसी वर्ग, कोई भी वर्ग है जो आरक्षित वर्ग है, सामान्य वर्ग जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस या सामान्य वर्ग जो भी है, कि पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक। ठीक है, क्या बताया मैंने, क्या बताया था मैंने अभी आपको, मैंने बताया था कि ये वाला आरक्षित वाला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र व उपयुक्त महिला को आवेदक उपलब्ध नहीं होने की दशा में उसी वर्ग के, यानी कि जिस वर्ग का या जिस वर्ग के पद की रिक्त है पोस्ट, है ना, जिस वर्ग का पद रिक्त है, जिस वर्ग का पद रिक्त है ना, उसी वर्ग के यानी कि उसी जाति के आवेदक से भरा जाएगा, पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। किससे भरा जाएगा, पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। और विवाहित महिला को अपने पिता के नाम पर, ध्यान रखना है, अपने पिता, पति के नहीं, अपने पिता के नाम पर और आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर मान्य नहीं होगा। यह है नोट, यहां ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या करना है, यहां ध्यान से देखना है। यहां पे ये देख लीजिए, ये यहां पे देखना है अपने को कि अपने को जो भी क्या दिया हुआ है कि जैसे कि ओबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी अपने पिता के आधार पर, पिता के आधार आय के स्थान पर, निवास के स्थान पर अपने को नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ना कि पति के नाम पर। पति के नाम पर नहीं करना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या आप अपनी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाओगे या आप उसके लिए योग्य नहीं रहेंगे आप। तो आपको पिता के नाम पर करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट हैं अच्छे, वो देख लेते हैं। महिला हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों को नियम अनुसार 8% पद विधवा और 2% परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। कितने किए गए हैं, 8% और 2%। ठीक है, और इसमें दिया गया है विधवा आवेदक को, जो विधवा है, विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच जारी पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता प्रमाण, ध्यान से देखना है। क्या देखना है ध्यान से, कि विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, ठीक है, एवं परित्यक्ता महिला को विधवा विच्छेद, क्या विवाह विच्छेद
विवाह विच्छेद का आदेश या डिक्री प्रस्तुत करनी होगी और परित्यक्ता महिला विवाह विच्छेदन महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश डिक्री इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि तक, ये ध्यान से देखना है, आवेदन की जो अंतिम तिथि है ना उस तक, एग्जाम की अंतिम तिथि नहीं या रिजल्ट की अंतिम तिथि नहीं, क्या है, अप्लाई आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपको प्रस्तुत करना ही होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ देख लेते हैं। और अति पिछड़ा वर्ग क्या हुआ है, किसके लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। ठीक है, और देख लेते हैं। हाँ, और आर्थिक रूप से जो कमजोर है, यानी कि महिला है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकार की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कितना दे आरक्षण, 10%। और नॉन क्रीमिलियर के लिए कितना किया गया है, 5%। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के ही आवेदक पात्र होंगे। इन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित क्षेत्र के लिए दे किसी भी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण क्या हुआ है, किस तरह से होगा, इसमें क्या हुआ है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का नया वाला कि भूतपूर्व जो भी आश्रित है, यानी कि एक्स सर्विसमैन है, उनके आश्रित है, उनके लिए कोई लाभ नहीं है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना को सेवा मुक्ति के समय आवेदक का प्रमाण पत्र यह चरित्र अच्छा से कम नहीं होना चाहिए और उसकी सेवा मुक्ति में दर्शाया हुआ हो, उसकी सेवा मुक्ति जो प्रमाण पत्र होता है उसमें दर्शाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये 12.5% पदों का 12.5% पद आरक्षित है। किन के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए। और देख लेते हैं। वैसे फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट मैं सभी फैक्ट आपको बता दूंगा, फिर भी आप एक बात ध्यान दे लेना कि इस वीडियो में मैंने लगभग आपको ठीक से फैक्ट बता दिए हैं। अपना अप्लाई टाइम से कर दीजिएगा, फिर ये ना हो कि मेरा फॉर्म रह गया, लास्ट डेट निकल गई, इस तरह से नहीं, बाद में साइट बिजी हो जाती है या कोई और भी वजह हो सकती है कि जिससे आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओ, आपको टाइम ना मिल पाए। तो इसलिए अपने फॉर्म जल्दी से जल्दी टाइम से फिल कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए प्रावधान किया गया है। उत्कर्ष खिलाड़ी कौन होते हैं, इसमें दिया हुआ है, इनको हॉरिजेंटल आरक्षण दिया हुआ, रिजर्वेशन दिया हुआ है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ ठीक से नोटिस को, क्या नोटिस दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिए। वो नोटिस है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार रिक्त पदों का 2% देय होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत, 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी के 2 पदों का आरक्षण उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल रूप में होगा। आवेदक जिस वर्ग, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग का हो, उसे उसी वर्ग के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। ठीक है, समायोजित किया जाएगा। किस वर्ग में किया जाएगा, उसी वर्ग में किया जाएगा जो, जैसे कि सामान्य वर्ग में सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस में वो एससी वाला है या एसटी का है या पिछड़ा वर्ग है या अति पिछड़ा वर्ग है, उन सभी के लिए ये दिया हुआ है कि वो उसी वर्ग में होंगे। हॉरिजेंटल का मतलब यही होता है, क्षैतिज होता है कि वो उसी वर्ग में उसको आरक्षण दिया जाएगा और अपने कुल पदों का, जो कुल पद दिए हुए हैं उसके 2% ही आरक्षित है उनके लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। किसके लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कौन उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे, वो भी इसमें दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, ठीक है, ओलंपिक में खेल चुका हो, राष्ट्रीय एशिया ओलंपिक परिषद में, एशियन खेल संघ में, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल और एशिया खेल परिसंघ आदि में खेल चुका हो। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे से इसमें दिया हुआ है। दिव्यांगजनों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की हुई है।
और भी देख लेते हैं अपना। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं। वेतन का आधार दिया हुआ है, लेवल फर्स्ट का है L1 से स्टार्टिंग है ना, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या दी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पात्रता, ठीक है, क्या दी हुई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, ठीक है। यानी कि आप 10वीं पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 10वीं पास, कम से कम 10वीं पास होने चाहिए, ठीक है। और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। दो चीज़ें आपको हो गया, देवनागरी यानी कि हिंदी का ज्ञान होना चाहिए आपको, जो लेखन कार्य है उसका ज्ञान होना चाहिए, राजस्थानी संस्कृति का। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है, जो सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे उपयुक्त चयन एजेंसी की अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपको मार्कशीट मिल जानी चाहिए। मार्कशीट यानी अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए। या लास्ट अपनी योग्यता क्या दी हुई है? 10वीं पास, तो 10वीं पास की आपको मार्कशीट होनी चाहिए। इसमें ये बताया साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा और पहला लिखित परीक्षा होगी, इसके साथ होगा। ये इस तरह की जानकारी दी हुई है। और इसमें दी हुई समुचित चयन एजेंसी बोर्ड को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता लिखित परीक्षा की तिथि तक अर्जित कर लेनी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला, कि आपको जैसे 10वीं पास नहीं हो या ओपन से आप 10वीं पास कर रहे हो, या फिर आपने अभी एग्ज़ाम दिया है या किसी वजह से आप उस टाइम नहीं दे पाया था एग्ज़ाम, अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। वो कब तक आ जानी चाहिए? अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता लिखित परीक्षा की तिथि तक अर्जित हो जानी चाहिए, यानी कि आप पास हो जाने चाहिए। कब तक हो जाना चाहिए? लिखित परीक्षा तक। ठीक से देख लेना ये वाला नोट, ये अच्छा नोट है। कब तक हो जानी चाहिए अपन? लिखित परीक्षा तक, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है? हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास या अपने दोस्तों के पास या अपने कोई रिश्तेदार है उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें पता लगे कि नई वैकेंसी आ चुकी है और वो भी अपनी तैयारी में जुट जाए। ठीक है फ्रेंड्स, सबका भला हो और आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और अपनी वीडियो देखते रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स। और आपको मैंने बता ही दिया कि मैं राजस्थानी करंट अफेयर्स की वीडियो लाने जा रहा हूँ, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं 10 अक्टूबर से ये वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें राजस्थान की डेली करंट अफेयर्स होगी, आप उनको देखिएगा और अपने राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट बेफिक्र होकर रहिएगा। उसको देखने के बाद कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी करंट अफेयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। और आपकी इस योग्यता को देख लीजिए, स्वस्थ होना चाहिए और चरित्र की, दो चीज़ें तो होनी चाहिए। स्वस्थ का मतलब क्या होता है कि वो पागल वागल ना हो, ठीक है। ये दिया है शारीरिक रूप से मुक्त होना चाहिए, मानसिक और शारीरिक रूप से दोष मुक्त होना चाहिए, पागल ना हो, ठीक है। पागल, ठीक है। राजस्थान में सामान्य रूप से निवास करता हो, जिस जिले में वो सामान्य रूप से निवास करता हो, वहाँ से स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर प्रस्तुत करना हो, यानी कि अपना हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें वो पागल ना हो, ठीक है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और एक चारित्रिक रूप से ठीक हो वो, यानी कि वो कोई भी क्रिमिनल कार्यों में या किसी भी असामाजिक तत्व के रूप में वो ना हो, उसके ऊपर केस या FIR कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो। इसके लिए वो आवेदक का चारित्रिक प्रमाण पत्र देना होगा, चरित्र प्रमाण पत्र, जिसमें आपको पढ़ के बता देता हूँ ठीक से। राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में सेवा में भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये पशु परिचर के पद पर नियुक्त के लिए योग्य हो सके। उसे सचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, प्रधान आचार्य और शिक्षा अधिकारी, किसके द्वारा? प्रधान आचार्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत, और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदक पत्र के दिनांक 6 महीने के पहले ना हो और अभ्यर्थी
के रिश्तेदार द्वारा दिए गए ना हो। यानी कि आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि राजस्थान में जो अपन भर्ती देख रहे हैं जिसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उसके लिए 6 महीने पुराना तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। साथ में प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारी जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की थी वहाँ से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र हो, और साथ के साथ में आपके रिश्तेदारों के द्वारा सिग्नेचर या वो वेरीफाई ना हो। ठीक है, प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदक पत्र की दिनांक 6 महीने के पहले के ना हो। ठीक है, आस पड़ोस से आप वेरीफाई करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान ही है। और ये योग्यता है भारत का नागरिक हो, नेपाल का भी हो सकता है, भूटान का भी हो सकता है, तिब्बत शरणार्थी हो जो 62 से पहले से निवास करता हो। ठीक है, कोई नहीं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आयु बताई दी है 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और आपको देख ले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष का आरक्षण दिया हुआ है। अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़ा वर्ग को, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थी को, राजस्थान के मूल निवासी हो, उसके लिए 5 वर्ष की एज में छूट दी गई है। और ऐसे महिलाओं के लिए भी, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। परंतु SC, ST, OBC और अन्य पिछड़ा व अति पिछड़ा और EWS के लिए महिलाओं के लिए 10% की छूट दी गई है। ये ठीक से देख लेना, इसमें आपको थोड़ा रिलैक्सेशन ज़्यादा दिया हुआ है। किसको? SC, ST की महिलाओं को, और साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC और अति पिछड़ा वर्ग MBC, और राजस्थान के EWS कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 10 वर्ष तक की छूट दी गई, केवल महिलाओं को, राजस्थान की मूल निवासी हो साथ साथ में वो। परंतु जो सामान्य वर्ग की महिलाएं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी हुई है एज में, आयु में, है ना। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए जो राजस्थान का मूल निवासी हो उसके लिए 5 वर्ष की एज में छूट दी गई है। ठीक है, आयु में कितनी छूट दी गई? 5 वर्ष की, और महिलाओं के लिए 10 वर्ष की दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। एज मैंने आपको बता दिया 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और हाँ, ये स्पष्टीकरण और देख लेते हैं। ये स्पष्टीकरण क्या है? इसमें दिया हुआ है कि विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम अधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और विवाह विच्छेद महिला यानी कि परित्यक्ता जो महिला है उसको भी अपनी डिक्री या आदेश दिखाने होंगे। ठीक है, इसमें एनसीसी कैडेट के लिए भी कुछ छूट दी गई है, जैसे कि एनसीसी कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपयुक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके एनसीसी में की गई सेवा की काल अवधि के बराबर छूट और दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि यदि प्रमाणिक आयु विहित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो तो वह विहित आयु में समझा जाएगा, यानी कि इसमें वो इंक्लूड हो जाएगा। उसे जितने वर्ष की उसने एनसीसी कैडेट में कार्य किया है ना, उसका उसमें छूट दे दी जाएगी, उतनी ही आयु यानी उतनी ही उम्र की छूट दे दी जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ। विवाह पंजीयन के बारे में आपको बता देता हूं कि शासन के परिपत्र, ये वाला नोट नंबर 10, कि शासन के परिपत्र के इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक में राजकीय सेवा की नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाना जाना अनिवार्य है। आपका विवाह हो चुका है तो, ठीक है, तत्संबंधी प्रमाण पत्र तथा समय वांछनीय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं किस तरह से फॉर्म फिल होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं कि लास्ट डेट कब है, क्या है, कि पंजीयन शुल्क, ठीक है, नोट नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, क्या है, CSC के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा 13/10/11/2023 तक, यानी कि 13 तारीख और अक्टूबर मंथ या अक्टूबर महीना 2023 से दिनांक 11 नवंबर 2023, कब तक? 13 अक्टूबर 2023 से 11 नवंबर 2023। ठीक है, रात के 12 बजे तक समथिंग। ठीक है, कब? 11:59 तक, यानी 12 बजे तक आप जमा करा सकते हैं, फॉर्म जमा करा सकते हैं। ठीक है, फीस भी इसी लास्ट डेट रहेगी, सेम टाइम रहेगा फीस का और फॉर्म का, एप्लीकेशन का, आप दोनों एक साथ जमा करा सकते हैं। कब तक?
13 अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएगा ये फॉर्म अप्लाई होना। और कब तक होगा? 11 नवंबर 2023 तक रात्रि 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और ये देखो, इन्होंने भी नोटिस दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना। लेट हो गए ना फॉर्म, फिर दिक्कत हो जाएगी कि भाई साइट बिजी है या कुछ और वजह होती है कि अपना पेमेंट पेंडिंग हो गया या ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, जो भी है आप पहले अपने फॉर्म फिल करके फ्री हो जाइएगा, है ना। तो इसमें देखो, अंतिम दिनांक इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है, इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी, 11 नवंबर 2023 को लास्ट डेट रहेगी। 13 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, 13 अक्टूबर से, और लास्ट डेट रहेगी 11 नवंबर 2023 रहेगी। और परीक्षा तिथि भी इसमें बता दी गई है कि अप्रैल से जून माह में परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, 2024 में संभावित तारीख जो दी हुई है, अप्रैल जून में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट में आपको एडमिट कार्ड दे जाए, प्रवेश पत्र आपको कहाँ मिलेगा? SSO ID में मिल जाएगा या मेल ID पर भी आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके वहाँ से, जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ से आपको मैसेज में रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। या आवेदन फॉर्म आप करते हैं तो SSO ID पे आपको सेव हो जाता है, तो वहाँ से देख सकते हैं आप, है ना। और ऐसे ही आगे देखते हैं कि नियुक्ति की अयोग्यता भी दी हुई है इसमें, किस तरह से अयोग्य होंगे। अयोग्यता ये है कि अगर आपके एक से अधिक जीवित पत्नी है, क्या है? एक से अधिक आपके जीवित है पत्नी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप कि जीवित पर एक से अधिक जीवित पत्नी हो तो आप चयनित नहीं होंगे, अयोग्य होंगे। पत्नी है वो भी अयोग्य होगा। ठीक है, उससे विवाह कर लिया उसने जो पहले जीवित पत्नी है। ठीक है, और नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, कौन नहीं होगा? कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति के लिए आवेदक नहीं होगा या नहीं होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई भी दहेज लिया है तो। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसमें बच्चों के बारे में बताया गया, ऐसा कोई भी अभ्यर्थी 1/6/2002 को, यानी कि 1 तारीख जून 2002 को या उससे पश्चात 2 या 2 से अधिक बच्चे हो तो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे ना तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। कब? 2 के बाद, 2002 के बाद। ठीक है, जून के 2002 के बाद से। ठीक है फ्रेंड, कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स आप लाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, बहिष्कृत कर दिया जाएगा आपको। आवेदन कैसे करेंगे आपको बता दिया, SSO ID पे जाइएगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देख लेते हैं अपना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपका सिलेबस, किस तरह से सिलेबस बनेगा, क्या है क्या नहीं है। ये फ़ोटो की साइज़ वगैरह दी हुई है कि JPG में फ़ोटो होनी चाहिए, कितने KB की, 50 KB का आकार होना चाहिए फाइल का। ठीक है, और ये स्कैन की गई फ़ोटो है आपकी, उसका आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी है जानकारी। ठीक है, हस्ताक्षर किस तरह से करना है, A4 साइज में। आवेदक का एक सफ़ेद कागज़ हो, A4 साइज में, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, आयताकार बॉक्स के भीतर हो। ये कोई नहीं, आप आवेदक किस तरह नीले रंग में साइन करेंगे वो उस तरह से दिया हुआ है, उसमें JPG में साइन होना चाहिए, है ना। जो फ़ोटो होगी JPG में होगी वो कोई, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और इम्पोर्टेंट आ जाती है OTR आपका, ये आ गया 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाला। यहाँ से आप देख सकते हैं OTR कर लेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, हाँ, और ये देख लीजिएगा, आप अगर OTR में संशोधन करना चाहते हैं ना तो फॉर्म भरने के 30 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, फॉर्म भरने के बाद जो लास्ट डेट निकल जाती है उसके बाद 7 दिन के भीतर ही आपको क्या करना रहेगा? रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, वो संशोधन करना रहेगा। अगर कोई गलती हो जाती है तो गलती होने के लिए आपको 300 रुपये का चार्ज करना लगेगा। किसके लिए लगेगा? 300 रुपये का चार्ज लगेगा आपको संशोधन करने के लिए। वो आप देख लीजिएगा, ठीक से ध्यान से फॉर्म फिल कीजिएगा, जिससे वो गलती ना हो और 300 रुपये एक्स्ट्रा ना देना पड़े। ठीक है, संशोधन के लिए दिया हुआ है 7 दिन के भीतर ही आपको संशोधन करना रहेगा और 300 रुपये का चार्ज लगेगा आपका संशोधन के लिए। आगे देखते हैं। हाँ, इसमें प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज कौन है? अभ्यर्थी के वर्ग विशेष में आरक्षित पदों को लाभ तभी दे होगा जब उसके मूल दस्तावेज की जांच के उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। ठीक है,
नियुक्ति के लिए आप पात्र होंगे ना, तभी आपका आपके डॉक्यूमेंट्सों की जांच होगी और आपको इसका लाभ मिल पाएगा। मूल निवास जारी होगा आपका, ठीक है। क्या बताया गया है इसमें कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए लाभ तब ही दे होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र उस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक बन जाना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान से देख लेना कि अभी जिनके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले, ठीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, कास्ट सर्टिफिकेट और अपने मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी है अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें और फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है भर्ती हेतु अभ्यर्थी श्रेणी के संबंध में पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि के एवं जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल की, कितनी बताई थी मैंने, 11 नवंबर 2023 बताई थी और 13 से शुरू होगी और 11 नवंबर लास्ट डेट है। तब से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं और अपना फॉर्म फिल कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र ये तो कोई नहीं, आगे देख लेते हैं अपना। हाँ, और ये और देख लेना ये वाला कि विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से है और परित्यक्ता की श्रेणी में महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने की संबंधी और परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कब तक? फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा लास्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वही है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने, प्रमाण पत्र होंगे, सारे होंगे, है ना। और गलत सूचना देने पर आपको इसके लिए आपको पता ही है क्या होगा, डिबार कर दिया जाएगा या बहिष्कृत कर दिया जाएगा, ठीक। गलत सूचना अपने को देनी नहीं है। परीक्षा का प्रमाण पत्र परीक्षा का सिलेबस देख लेते हैं, पाठ्यक्रम किस प्रकार रहेगा। ये मोस्ट है, ठीक है। ये मोस्ट किस तरह से, अपना सिलेबस किस तरह से तैयारी करनी है अपने को, ये 2 भाग में होगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 105 क्वेश्चन होंगे पहले भाग में और दूसरे भाग में 45 होंगे, ठीक है, क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चन 150 होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 150। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 150 अंक होंगे आपके, है ना। इसमें किस तरह से आपको करना होगा, ए भाग और बी भाग में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले भाग में 105 क्वेश्चन है और दूसरे भाग में 45 है, तो यानी कितने हो गए? 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो कुल अंक कितने हो गए? 150। और 3 घंटे का एग्जाम होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, ठीक है। और इसमें न्यूनतम अंक लेकर आना रहेगा, 40% तो लेकर ही आना रहेगा। अगर आप 40% नहीं लेकर आते तो आप इसके लिए अपात्र हो जाएंगे, ठीक है, इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन का 1 अंक रहेगा, है ना। और परीक्षा की योग्यता आपको बताई दी मैंने, 10वीं पास होना अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें मानक स्तर 10वीं क्लास का लिया हुआ है, 10वीं स्तर का। और इसमें आपको सिलेबस बता देता हूँ मैं। सिलेबस में क्या दोगे, पहला तो 70% रहेगा जिसमें राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान की, जिसमें दैनिक विज्ञान आएगा, राजस्थान की नहीं सामान्य विज्ञान आएगा, ठीक है। गणित आएगी, सामाजिक अध्ययन आएगा, ठीक है, भूगोल आएगा, राजस्थान की संस्कृति आएगी, कला आएगी और करंट अफेयर समय समय की आएगी और वस्तु परक प्रश्न होंगे, ठीक है। वो आपको मैंने बता दिया, राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में दिया हुआ है माध्यमिक स्तर पर। राजस्थान के माध्यमिक स्तर की जो बुक है ना, उनको पढ़ लीजिएगा पहले अच्छे से। इसमें दैनिक विज्ञान होगा, गणित होगा और सामाजिक अध्ययन होगा, भूगोल होगा और इतिहास होगा, कला संस्कृति रहेगी और समय समय की रहेगा। और अपना बी पार्ट रहेगा, ठीक है। बी पार्ट में जिसमें मैंने बताया था 45 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें पशुपालन के संबंधित बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये वाला देख लीजिएगा अच्छे से कि पशुपालन संबंधित सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लों, कृत्रिम गर्भाधान और बधियाकरण, संकर प्रजनन,
दुग्ध दोहन, दुग्ध स्त्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु कुक्कुट, ठीक है, अपशिष्ट निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारा, गाह विकास, स्वास्थ्य और बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं के टीकाकरण और भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन और स्थिति क्या है उसके बारे में बताना रहेगा। कहाँ कौन से स्थान पर कितना उत्पादन होता है इसके बारे में, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, प्रति मूत्र उचित प्रबंधन या निष्पादन बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए पशु उत्पादनों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियों एवं पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाओं को समावेश करके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा अपना, ऑप्शन होंगे, यानी 5 ऑप्शन देंगे ये। इसने RSMMSSC बोर्ड ने भी नोटिस दे दिया है कि ऑप्शन 5 होंगे, 5 आपको भरना रहेगा, जिसमें आप ये लिखते हैं कि हमें भाई इसका आंसर नहीं आता है, हमें उत्तर नहीं देना, और 4 अपने ऑप्शन होते हैं और ये भरना ही होगा। अगर 10% से कम आप ऐसे होते हैं कि क्वेश्चनों को छोड़ के आते हैं, 5 ऑप्शन नहीं भर के आते, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देख लेना, 5 के 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन भरना ही रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, ये वैकेंसी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स सभी अपनी तैयारी में लग जाइए और अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। गुड लक फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लव यू फ्रेंड्स, बाय।